बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के भारी विरोध के बीच राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 लोकसभा से भी पारित हो गया। अब इस बिल के पारित होने के बाद वंदे मातरम का अपमान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बिल को लेकर विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा था? क्या विपक्ष राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर भी सियासत करेगा? इसके पक्ष में वो हाँ कहे, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और आखिरकार संसद ने एक बार फिर साफ कर दिया कि राष्ट्र का सम्मान राजनीति से ऊपर है। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। यानी वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो मौजूदा कानून के तहत राष्ट्रगान को हासिल है। बिल के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। कानून बनने के बाद अब वंदे मातरम का अपमान अपराध माना जाएगा। वंदे मातरम गाने से रोकना या गाए जाने के दौरान बाधा डालना भी अपराध होगा। अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी संदेश साफ है, राष्ट्रगीत का सम्मान अब कानूनी जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन जिस बिल पर राष्ट्र के सम्मान की मोहर लगनी थी, उस पर संसद के भीतर सियासत का शोर भी खूब सुनाई दिया। बिल पेश होने से लेकर इसके पारित होने तक विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए गए। किसी ने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया, किसी ने कहा कि सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लेकर आई है, तो किसी ने सीधे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए इस सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे? और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है कि वंदे मातरम में पूजा और देवी देवताओं का संदर्भ है और इसी आधार पर ओवैसी इसे कानूनी संरक्षण को लेकर आपत्ति जताए रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान का सवाल धर्म और राजनीति के चश्मे से देखना सही है? क्या राष्ट्रीय गीत को सम्मान देने वाला कानून किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहा है? क्या जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट किया, उसका अपमान रोकना गलत है? सिर्फ ओवैसी नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस बिल पर सवाल उठाए। सपा सांसद ने कहा कि सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बिल लेकर आ रही है। ध्यान भटकाने के लिए चंदा चोरी जो है, करोड़ों लोगों की आस्था, धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाया। अयोध्या मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में डकैती हुई, इस पर चर्चा न होने पावे, इसलिए इस तरह का बिल लाया गया। बिल का हम लोग कोई विरोध नहीं करते। विपक्ष के नेता वंदे मातरम बिल को लेकर चाहे जो भी हो तर्क दें, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर आखिर इतनी राजनीति क्यों? क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को भी आरोप प्रत्यारोप से जोड़ना सही है? अगर विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं तो इस बिल को लेकर इतनी सियासत क्यों? हालांकि सरकार ने वंदे मातरम बिल पर अपनी मंशा साफ कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और साझा राष्ट्रीय चेतना के पक्ष में है। इस देश के लोगों के ओठों पर वंदे मातरम का मंत्र होगा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। यानी सरकार का तर्क साफ है कि तिरंगा हो, संविधान हो, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय सम्मान के सवाल पर कोई दोहरा पैमाना मंजूर नहीं। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि आजादी के आंदोलन से जुड़े इस राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 76 वर्ष बीत गए, 76 वर्ष
धन्यवाद। मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी माननीय परिवार मंत्री को तो ऊपर रखा, मगर वंदे मातरम। हालांकि इस बिल को लेकर विवाद सिर्फ संसद के भीतर नहीं रहा। वंदे मातरम को लेकर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के बयान ने भी सियासी बहस को हवा दी। रशीदी ने तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत मानने से तक इनकार कर दिया और कहा कि इससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। राष्ट्रगीत को इतना महत्व देना और उस पर बाकायदा उसका अपमान करने पर एक ऐसी चीज़ें लाना कि उस पर कार्रवाई हो, ये कहीं ना कहीं मेरी आस्था के खिलाफ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान तो उसको गाएगा नहीं, क्योंकि हमारी आस्था के खिलाफ है। बहरहाल विपक्ष वंदे मातरम को लेकर चाहे जो भी दलीलें दे, लेकिन देश जानता है कि वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन की उस भावना से जुड़ा हुआ गीत है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में लोगों को एकजुट किया था। और अब संसद ने उस सम्मान को कानूनी कवच देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि राष्ट्रगीत का सम्मान किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, राष्ट्रीय सम्मान किसी विचारधारा की जागीर नहीं, और वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की स्वतंत्रता चेतना की आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कुचामन सिटी के जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण का मामला सामने आया है। बेहतर रोशनी की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे थे मरीज, अब अपनी बची हुई नजर को लेकर चिंतित हैं। रिपब्लिक भारत ने जब इस मामले में चिकित्सा मंत्री से जवाबदेही का सवाल पूछा तो मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। रिपब्लिक भारत के सवाल, लेकिन जवाब देने से बचते राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। वजह है राजस्थान के कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल से सामने आया वो मामला जिसने सरकारी स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंचे 7 मरीजों की आंखों में संक्रमण हो गया। बेहतर रोशनी की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे मरीज अब अपनी बची हुई नजर को लेकर चिंता में हैं। जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को राजकीय जिला अस्पताल में 7 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए थे, लेकिन अगले ही दिन सभी मरीजों की ऑपरेट की गई आंखों में संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए। ऑपरेशन के बाद आंखों की पुतलियां सफेद पड़ने लगी। मामला गंभीर होते ही 7 मरीजों को जयपुर के SMS अस्पताल में रेफर किया गया। एहतियात के तौर पर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग का ऑपरेशन थिएटर भी सीज कर दिया गया। मंगलवार ने मैंने रेफर कर लिया, ऑपरेशन कर दियो। अब आँख से उधर दिखे पहले कंविक्ट होगी तो बनोड़ दिखो तो दुनिया फिर कहीं किया था डॉक्टर कहीं किया था था डॉक्टर काल तो उतर आंग लिया पट्टी को लगे दिखे सी ये मन बात दी सी मुझे ये मन बात सन तो दिखत भारी मन ये मन बात के दिखत फिर बाद ठोटा भर्ती कर लिया काल लगा। अब आज ये पर रेफर कर बावल दिखत। इस घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली, जबकि जयपुर के SMS अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गठित कर 7 मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। साथ ही संक्रमण की असली वजह जानने के लिए भी जांच शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुचामन का निरीक्षण किया गया और इसमें विशेष तौर से जो आई से संबंधित जो ऑपरेशन हुए थे उसमें कुछ इन्फेक्शन को लेके और कुछ बात सामने आई थी और हमने जो 7 रोगियों को है वो जयपुर यहाँ से रेफर कर दिया गया और उनका इलाज जारी है। और इसकी विस्तार से तकनीकी जांच करने के लिए जॉइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम आ रही है और इसकी विस्तृत वो जाँच करेगी, गहनता से इसकी जाँच की जाएगी। वहीं जब रिपब्लिक भारत ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से सिर्फ इतना पूछा कि अगर लापरवाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो जवाब नहीं मिला। 7 का ऑपरेशन हुआ और इनके अंदर कल जो प्रॉब्लम आ गया 7 में दो तो अजमेर रेफर हो गए, 5 यहाँ आए हैं। 5 में से 2 का ऑपरेशन ऑलरेडी हो गया है और बाकी का चल रहा है। अभी लगातार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं
अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। अकाउंटेबिलिटी तो अगर जांच में मालूम पड़ेगा दोषी तो हम तो अकाउंटेबल करेंगे ही हम। पहले कहीं ना कहीं हमने सिस्टम को कहीं ना कहीं। वहीं अस्पताल प्रशासन का दावा है कि इस साल 700 से ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं और इस तरह की घटना पहली बार सामने आई। लेकिन जब एक साथ 7 मरीज संक्रमण की चपेट में आए तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चूक कहां हुई। उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या फिर इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बच्चों के हाथ में चॉकलेट, टिफिन में चिप्स, कैंटीन में बड़ा पाव और स्कूल के बाहर कोल्ड ड्रिंक की बोतल। अगर आपका बच्चा भी रोजाना कुछ ऐसा ही खा रहा है तो महाराष्ट्र से आई ये खबर सिर्फ आपके लिए है और बेहद अहम है। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब जंक फूड पर बड़ी चोट होने वाली है। चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक से लेकर बड़ा पाव, बर्गर और हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट वाले खाने पर सख्ती दी गई है। स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के 50 मीटर के दायरे में भी ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। अगर आपके बच्चों की मासूम मुस्कान के पीछे जंक फूड की खतरनाक आदत छिपी है तो सावधान हो जाइए। चॉकलेट, चिप्स, बर्गर, पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक, बच्चों की पसंद का ये खाना भले ही उन्हें लुभाता हो, लेकिन अब महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास से जंक फूड पर शिकंजा कसने की तैयारी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने स्कूलों के अंदर और स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये नियम नया नहीं है, लेकिन अब इसके पालन को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। यानी स्कूल की कैंटीन हो, स्कूल का गेट हो या फिर स्कूल के आसपास की दुकानें, चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और मीठे पेय पदार्थ की बिक्री बर्दाश्त नहीं होगी। FDA कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट फॉर द स्कूल चिल्ड्रन 2020 जो रेगुलेशन है ये इम्प्लीमेंट करने की एक कंप्लायंस ऑर्डर इशू की है, जारी की है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी स्कूल मैनेजमेंट की रहेगी, जो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करे। यानी FDA का संदेश साफ है, बच्चों के टिफिन में क्या आ रहा है, स्कूल के बाहर बच्चे क्या खरीद रहे हैं और जन्मदिन के नाम पर क्लासरूम में क्या बांटा जा रहा है, अब इन सब पर नजर रहेगी। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित घनश्याम दास पोद्दार स्कूल में इसकी एक तस्वीर भी दिखी। कैंटीन से लेकर क्लासरूम तक देखा गया कि बच्चों को किस तरह का खाना मिल रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों को सिर्फ नियम बताना काफी नहीं है, बल्कि उनकी आदत बदलना भी जरूरी है। अच्छी बात है, बट इसे हजम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर स्वास्थ्य के लिए देखा जाएगा तो ये अच्छी बात है। अच्छा नियम लागू कर रहे हैं, आई होप फॉर गुड। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चों को जंक फूड से होने वाले नुकसान की जानकारी नहीं है। बच्चे भी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी पसंद और उनकी सेहत के बीच बड़ा फर्क है। टेबल पे मौजूद है, लेकिन अब चॉकलेट नहीं ला पाएंगे। हाँ, अब जो हमारी जो रूल रेगुलेशन है उसे मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसके लिए वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। गवर्नमेंट्स के रूल का एकदम पालन करना चाहिए, और पेरेंट्स भी पहले से मना करते थे ये सब खाने के लिए सॉरी, और हम लोग को भी वो सब फॉलो करना चाहिए, जैसे टीचर्स भी कहते हैं कि ये सब नहीं लाना चाहिए। हालांकि बच्चों के लिए जंक फूड छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सालों से बनी आदत एक दिन में नहीं जाती। यही वजह है कि इस मुहिम से अभिभावकों को भी जोड़ा जा रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से माता पिता के साथ बैठकें की जा रही हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि बच्चों के टिफिन में चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और दूसरे अनहेल्दी फूड की जगह पौष्टिक खाना भेजा जाए। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है, और आज स्कूल में भी हम लोग को आज बुलाया गया था पेरेंट्स के नाते। मेरा बच्चा इसी स्कूल में है, और कहा गया कि जो आप उनको टिफ़िन देंगे उसमें भी आप हाइजीनिक खाने ही दीजिए, उसमें किसी तरह का चाइनीज़ या इस तरह के जंक फूड आप मत दीजिए। बहुत अच्छा ये स्टेज लिया गया है।
इतना ही नहीं, स्कूल से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर भी सख्ती बरती जाएगी। मुंबई की आजाद हॉकर यूनियन ने एफडीए के इस फैसले का स्वागत किया है। हॉकर्स यूनियन का कहना है कि दुकानदारों को समझाया जाएगा कि जंक फूड की जगह हेल्दी चीजें बेचें। देखिए, एक हिसाब से तुकाराम मुंडे जी को हमने तहे दिल से धन्यवाद दिया है कि सही मायने में पहली बार किसी ने देशभक्ति का ऐसा काम किया है जो आने वाली हमारी पीढ़ी के बारे में सोचा है। यानी अब जिम्मेदारी सिर्फ एफडीए की नहीं है, स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदारी निभानी होगी। टीचर्स को बच्चों को जागरूक करना होगा, अभिभावकों को बच्चों के खाने पर ध्यान देना होगा, दुकानदारों को भी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि सवाल आपके बच्चों की सेहत का है। बहरहाल सरकार का संदेश साफ है, बच्चों को स्वाद चाहिए, लेकिन स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि आज अगर बच्चों की थाली में सिर्फ स्वाद है तो कल उसकी सेहत भी बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये फैसला आने वाले भविष्य के लिए भी बेहद अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से हम आसपास देख रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उससे बचने में ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है अगर बाकी के स्कूल और बाकी के राज्य भी इसको इम्प्लीमेंट करने देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या शादी का रिश्ता अब भरोसे की जगह साजिश का दूसरा नाम बनता जा रहा है? क्या अवैध संबंधों का अंधा जुनून इंसान को इतना बेरहम बना सकता है कि वो अपने ही जीवन साथी की मौत की पटकथा लिख दे? गुजरात के जामनगर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर्दे पर नहीं, हकीकत में रिश्तों का कत्ल हुआ है। फर्श टूटा, रिश्तों का सबसे खौफनाक सच निकला। रिश्ता हुआ शर्मसार, पत्नी ने ही उजाड़ दिया अपना सुहाग। 2 साल तक परिवार को धोखा, जमीन के नीचे छिपा था बेटा। दृश्यम जैसा मर्डर प्लान, पत्नी की खौफनाक साजिश बेनकाब। ड्रिल मशीन से टूटता यह कंक्रीट दरअसल उस झूठ की परतें उधेड़ रहा है जो पूरे 2 साल तक एक परिवार की आंखों पर बांधी गई थी। जामनगर पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री का फर्श उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि इसी फर्श के नीचे दफन थी जिग्नेश की वो सच्चाई जिसे उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने हमेशा के लिए छिपा देने की साजिश रची थी। ये मंजर बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म दृश्यम की याद दिलाता है, जहां हत्या के बाद लाश को ऐसी जगह छिपाया जाता है जहां किसी को शक तक नहीं होता। लेकिन जामनगर की इस कहानी में रील नहीं, रियल लाइफ का सबसे खौफनाक सच सामने आया है। जो विक्टिम है जिग्नेश, उसकी बीवी पृथ्वी ने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर उसकी दारू में साइनाइड मिलाकर उसका मर्डर कर दिया और उसकी लाश दरेड़ के कारखाने के अंदर गाड़ दी। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक साजिश की शुरुआत एक अवैध रिश्ते से हुई। बताया जा रहा है कि पृथ्वी और नीलेश जिग्नेश की शादी से पहले ही एक दूसरे के करीब थे। शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ और फिर पति उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। इसके बाद अवैध रिश्ते में बाधा बन रहे जिग्नेश की हत्या की खौफनाक साजिश रची गई। आरोप है कि जिग्नेश की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर जिग्नेश की शराब में जहर मिला दिया। जिग्नेश की मौत के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया। सबूत मिटाने की सबसे खतरनाक प्लानिंग की गई। शव को एक फैक्ट्री तक ले जाया गया। फैक्ट्री में एक 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। इसके बाद फर्श के नीचे जिग्नेश को दफना दिया गया। इसके बाद ऊपर से दोबारा फर्श तैयार कर दिया गया। लेकिन कत्ल करना ही इस साजिश का आखिरी हिस्सा नहीं था। असल खेल हत्या के बाद शुरू हुआ। आरोपी पत्नी ने पूरे परिवार को भरोसा दिला दिया कि जिग्नेश काम करने ऑस्ट्रेलिया चला गया है। परिवार 2 साल तक इसी झूठ के सहारे जीता रहा। माँ बाप को लगता रहा कि बेटा विदेश में मेहनत कर रहा है, लेकिन सच तो ये था जिस बेटे को लौटने का इंतजार था वो उसी शहर की मिट्टी में दफन था। लेकिन कहते हैं झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका पर्दाफाश जरूर होता है। यहाँ भी यही हुआ। जब परिवार का एक रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया जाने लगा तो उसने जिग्नेश का मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन आरोपी पत्नी परिवार को यहाँ भी गोलमोल घुमाने लगी। यहीं से 2 साल पुरानी कहानी में पहला शक पैदा हुआ। पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ के दौरान पत्नी ने जो खुलासा किया उससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 साल से पत्नी कर रहा था तो मैं उसको बोल रहा था कि मेरे को उसका नंबर दो तो बोलता नहीं था।
फिर 2 महीने पहले मैंने उसको बोला कि हमसे बात कराओ, नहीं तो हम व्यवहार नहीं रखेंगे। बाद में मेरा अंकल का लड़का था, उसने फ़ोन किया 7-8 दिन तक, तो उसने बोला बात करो उससे, नहीं तो मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखाऊंगा। तो उसने बाद में मेरे को बुलाया कि तेरे भाई को मार डाला है। अब आरोपी पत्नी के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस की टीम उस फैक्ट्री में पहुंची जहां जिग्नेश की लाश दफन थी। आरोपियों की निशानदेही पर फैक्ट्री के फर्श पर ड्रिल मशीन चलाई गई, खुदाई की गई। इसके बाद फर्श के नीचे से जिग्नेश की मौत का सच सामने आ गया। फिलहाल अवैध संबंधों के खातिर अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ने वाली कातिल पत्नी कानून के शिकंजे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हुड़दंगियों के मंसूबे होंगे नाकाम। दिल्ली